हो गया अनाउंसमेंट, बता दिया। बहुत शुक्रिया, आपने ढंग की बॉलिंग खिला ली इस बार। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन टीम का। प्लस एक और अच्छी चीज़ है, सारांश नाम का एक नया बंदा आया है। अच्छा लगता है जब डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई प्लेयर बाहर आता है और वो इंटरनेशनल स्टेज पर खेल पाता है। एक ही नाम क्यों, आपको पूरी टीम बता देते हैं। हाँ। श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया टीम की अनाउंसमेंट हो गई है, बढ़िया टीम बनाई। तो आपकी कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल और वाइस कैप्टन है केएल राहुल। आई लव केएल। इसके बाद यशस्वी हैं, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, साई सुदर्शन अगर फिट रहे तो टीम में होंगे, ध्रुव जुरैल है, विकेट कीपिंग का ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा की वापसी हो गई है, कुलदीप यादव अगर बेंच पे नहीं हुए तो हमें खेलने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मानव सुथार होंगे, जसप्रीत बुमराह इनका भी फिटनेस का थोड़ा है। तो साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह पे अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। फिटनेस के हिसाब से ये लोग टीम में रहेंगे, सॉर्टेड है। और गंभीर के हिसाब से भी मोहम्मद सिराज आ गए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर बरार को जगह मिली है, देवदत्त पड़ेकल और सारांश जैन जिनकी बात हो रही थी, जिन्हें इस बार टीम में मौका दिया गया है। लेकिन एक चीज और है जो अच्छी चीज मुझे लगी है कि आप मोहम्मद सिराज को ला रहे हैं, आप रविंद्र जडेजा को वापस ला रहे हैं। भैया अवेलेबल है तो खिलाओ ना। अफगानिस्तान के जो एक टेस्ट में एक रेस्ट दे दिया था, फिर उसके बाद रेस्ट खत्म ही नहीं होता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रेस्ट खत्म क्यों नहीं हो पाता है हमारी प्लेयर्स। ये क्या है कि जैसे इन लोगों का इतना लंबा करियर है सीनियर प्लेयर्स का, इतना बढ़िया, इन लोगों को तब फिटनेस के इश्यूज नहीं आए जो अब आ रहे हैं। फिर बीसीसीआई ने सोचा हम एक कोच लेके आएंगे, फिर एक गंभीर किस्म के कोच आए, और उसके बाद से पता नहीं, जैसे मैं देखता था श्रेयस अय्यर को भी नहीं पता होता था कि उसके बैक में इंजरी है लेकिन उसके होती थी और वो रेस्ट पे हो जाता था। तो हो तो सकता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेस्ट स्क्वाड अच्छा लग रहा है। और देखते हैं श्रीलंका की पिचेस पर, कोलंबो में मैच है और एक शायद गाला में है। इस स्टोरी में एक चीज और भी अच्छी है, क्या आप पहली बार केएल राहुल और ऋषभ पंत को साथ में देखेंगे। वैसे भी दिल्ली में वो दोनों साथ में जुड़ चुके हैं अब, और केएल को वाइस कैप्टनसी मिली है। और अगर आईपीएल की बात कर रहे हैं तो एक और जो खबर है वो तूल पकड़ रही है कि पांड्या दिल्ली में जा सकते हैं या चेन्नई में जा सकते हैं। आपको लगता है होने वाला सर ऐसा कुछ खास? मुझे ये तो लगता है कि वो मुंबई से जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि इस बार की जैसी परफॉर्मेंस रही थी इस सीजन की, पांड्या को ट्रेड ना करके भी मतलब चाहते तो होंगे। मतलब मुझे लगता है अगर ट्रेड हो गया ना, मतलब पांड्या चले गए तो वो दोनों एक दूसरे पे एहसान करेंगे, टीम भी और प्लेयर भी। डेफिनेटली पांड्या को यार हो सकता है कि केकेआर ले जाए, बट अभी दिल्ली का ज्यादा हो रहा है कि अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ देंगे मुंबई को दिल्ली, और दिल्ली के पास आएंगे हार्दिक पांड्या। बट डोंट यू थिंक भाई स्पिन तो खत्म हो जाएगी दिल्ली की, अगर बाय चांस एज पर द न्यूज़ रूमर्स कह सकते हैं हो गया तो ये। लेकिन कोई बात नहीं है, दिल्ली वैसे भी अगर हार्दिक आ गए तो ठीक है, मतलब वो भी एक अच्छा कैप्टन ढूंढ रहे हैं, पर स्पिन खत्म हो जाएगी। है कुछ स्पिनर्स हैं उनके पास, और आयुष महात्रे और शिवम दुबे दूसरी तरफ चेन्नई के साथ। अगर चेन्नई के साथ ट्रेड होता है तो आयुष महात्रे और शिवम दुबे, ये भी अच्छा ऑप्शन है। प्लस पर एक चीज और है ना कि चेन्नई कोशिश कर रही है अपना फ्यूचर बनाने की, लेकिन वो दो प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स जो हैं चेन्नई में दिक्कत ये आएगी, अगर चेन्नई हार्दिक पांड्या को लेती है तो हार्दिक वही शर्त रखेंगे कि मैं कैप्टेंसी करूंगा, लेकिन वहां तो ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ हैं, संजू सैमसन है, जिन्हें शायद यही कह के ले जाया गया था कि फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है। तो इतने सारे कैप्टन रखने का तो मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अगर देखा जाए कायदे से जो एक अच्छे कप्तान की तलाश है वो दिल्ली को है। पर सर क्या ऑब्सेशन है पांड्या की भी, भाई कैप्टनसी दो तभी खेलूंगा। ये मुझे जनरली कुछ पांड्या का ऑब्सेशन नहीं है, पांड्या का एटीट्यूड यही है कि उसको लगता है कि जब उसने जीटी चलाई है, ठीक है, एक बार टाइटल जीत लिया आते ही, फिर फाइनल पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं एक बन जाता है अंदर से। हर कोई रोहित शर्मा नहीं हो सकता, हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता, जो इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी एज अ प्लेयर इतनी शांति से और इतने अच्छे टीम प्लेयर की तरह खेल ले। प्लस आप देख सकते हैं धोनी जब रिवैम्प हुआ तो धोनी ने भी कैप्टनसी दी, रोहित शर्मा, कोहली, एंड दैट्स व्हाई दीस प्लेयर्स आर लेजेंड। और घमंड वाली बात है तो एक टीम का और घमंड चकनाचूर हुआ है, जिसने आपको बहुत टेस्ट अनबीटन चैंप समझते हैं, पाकिस्तान कबाड़ा करके आए हैं। अरे कैसी बात कर दी तुमने। पाकिस्तान के द ग्रेट प्लेयर, द ओजी, विराट कोहली से भी ऊपर। हाँ, एज पर देम बेहतरीन सा खेल खेलते हुए पाकिस्तान ने मतलब जो सेकंड इनिंग खत्म की है, जो बहुत बड़ा स्कोर अचीव किया है, वो किया है 120, जिसमें द ग्रेट ओजी, द लीजेंड
पाकिस्तानी ग्रेटेस्ट बाबर आजम के कितने रन है? 58 अनबीटन। मतलब आउट नहीं कर पाए वो लोग, और ऐसा नहीं है कि वो ने आउट नहीं कर पाए, दूसरे इतना जल्दी आउट हो गए कि बाबर का मौका ही नहीं लगा। बस किसी का साथ नहीं मिला, अगर साथ मिलता ना अरे तो भैया कर देते काम। पर जो जेडन भाई साहब है वेस्ट इंडीज के, 20 रन देकर 5 विकेटें, नस्ते नाबूद कर दिया पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग बैटिंग 11 जो होती है उनकी अच्छी खासी। बीटन 11 है वो। बीटन 11 हाँ, तो वो खत्म कर दिया और पाकिस्तान ने फिर अपना नाम जो है, मुल्क जो है वो रोशन कर दिया है एकदम। मतलब मजा बांध दिया पाकिस्तान ने जो बेहतरीन खेला है। वैसे पाकिस्तान अब पता नहीं मतलब कैसी टीम है, नहीं एक टाइम जरूर था कि जहां बहुत अच्छा पेस अटैक हुआ करता था पाकिस्तान। अरे वो लेजेंडरी टीम, और जिसके दम पे सच में अगर देखा जाए क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ करता था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स को जानते हैं। प्लस एक चीज और भी है सर, मतलब पाकिस्तान अपनी बॉलिंग के लिए बहुत फेमस थी। बोला नहीं जाता था कि इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग अगर मिल जाए, लेकिन मुद्दा ये है कि अब पाकिस्तान की बैटिंग तो चलिए ठीक है, बॉलिंग को भी कोई नहीं जानता, बॉलिंग बची नहीं है कुछ। पाकिस्तान की टीम को मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि अगर मैं जो ढंग इनके पेसर आते हैं उन पे केस चल जाते हैं, वो बाबर के अलावा 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम बताओ जो भी स्क्वाड में। 4-5 शरीफ हैं और ऐसे कुछ करके शहबाज शरीफ 2-3 हो, 5-6 हो गए पर पता नहीं कौन कौन है, मुझे जनरली नहीं आइडिया। यही चीज है ना, उन्होंने खेला है ना उस हिसाब से नाम बना है। जो भी हो, पाकिस्तान ने अपना परचम लहरा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जाना इसी चीज के लिए जाता है कि कितने बुरे तरीके से हारेगा, और पाकिस्तान हार गया है। लेकिन बात जब जीत की आती है तो भाई वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ठोक दिया है, और ठोकने से याद आता है मुझे शूटिंग रेंज का। हमारे इंडियन शूटर्स ने देश में नाम रोशन कर दिया है। ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, 50 शॉट्स में 40 पॉइंट दर्ज किए और गोल्ड मेडल आया है। घर पे खुशी का माहौल है। प्लस कॉमनवेल्थ गेम्स का भी क्या हाल हो रहा है? कॉमनवेल्थ में भी भारत ने अच्छे मेडल्स जीते हैं और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। नाम रोशन हो तो रहा ही है कॉमनवेल्थ में। एंड आपको नहीं लगता, एक मेरा सवाल था कि हम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड देखते हैं अपने इंटरनेशनल गेम्स को, क्यों? क्योंकि मेडल्स नहीं आते। लेकिन डोंट यू थिंक कि पहले के मुताबिक अब मेडल्स आना शुरू हुए हैं? नहीं, धीरे धीरे क्या है, इंडिया के अंदर जैसे इंफ्रा पूरा जो है स्पोर्ट्स का, वो जितना बेहतर हुआ है और काम लगातार जारी है, तो प्लेयर्स भी उस हिसाब से निकल के आ रहे हैं। प्लस पहले एक चीज़ और भी है ना कि आप पहले प्लेयर्स अगर गोल्ड जीत के आते थे तो उनको इतना नाम नहीं होता, लेकिन अब नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर आप गोल्ड लाते हो तो अब इंडिया में एथलीट्स को भी उतना सम्मान मिलता है, इनको भी एक हीरो की तरह देखा जाता है। मतलब ओवरऑल इंडिया की जनता अब ये मानती है कि क्रिकेट के अलावा भी गेम होते हैं और उन्हें उतनी तवज्जो मिलती है। यस, तो कुल मिलाकर खेलों की बात होती रहेगी यही गेम पॉइंट में। आज के लिए इतना ही। हम और ऐसी खेलों की बातें आपके लिए लाते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।